फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन बीपीएससी भोकाल सीरीज असिस्टेंट इंजीनियर 2019 एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोलता है आपका एक कैंटिलीवर पाइल, क्या हमारा कैंटिलीवर शीट पाइल डेराइव इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम, स्टेबिलिटी वो कहां से पाता है हमारा। सबसे पहले समझते हैं कैंटिलीवर शीट पाइल होता क्या है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपका जो कैंटिलीवर शीट पाइल होता है हमारा, ये दो तरह का होता है। कैंटिलीवर शीट पाइल हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा होता है कैंटिलीवर शीट पाइल, एक हमारा कैंटिलीवर या कैंटिलीवर नहीं शीट पाइल कर दो। शीट पाइल दो तरह का होता है हमारा, एक हमारा होता है कैंटिलीवर शीट पाइल, और सेकेंड क्या होता है हमारा आपका, सेकेंड जो होगा आपका वो होगा एंकर्ड शीट पाइल। क्या होता है हमारा, एंकर्ड शीट पाइल होता है हमारा। अब जो आपका कैंटिलीवर शीट पाइल होता है हमारा, ये भी दो तरह का होता है हमारा। प्री कैंटिलीवर शीट पाइल होता है हमारा, क्या होता है हमारा, प्री कैंटिलीवर शीट पाइल होता है हमारा। और सेकेंड जो है हमारा वो क्या होता है हमारा, कैंटिलीवर शीट पाइल होता है हमारा। क्या होता है हमारा, कैंटिलीवर शीट पाइल होता है हमारा। अब आपका जो एंकर्ड शीट पाइल है हमारा, ये भी दो तरह का होता है। एक बोलते हैं हम लोग फ्री अर्थ सपोर्ट पाइल्स, क्या बोलते हैं, फ्री अर्थ सपोर्ट पाइल्स, क्या बोलते हैं, फ्री अर्थ सपोर्ट पाइल्स। और जो सेकेंड होता है हमारा वो बोलते हैं फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट पाइल्स, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट पाइल्स बोलते हैं, फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट पाइल्स बोलते हैं। अब समझिएगा ध्यान से कि हमारा जो फ्री कैंटिलीवर शीट पाइल्स है और आपका फ्री कैंटिलीवर शीट पाइल्स है हमारा, फ्री कैंटिलीवर शीट पाइल्स है हमारा। अब आपका फ्री कैंटिलीवर शीट पाइल्स के बारे में समझिए होता क्या है आपका एक्चुअली। अब फ्री कैंटिलीवर शीट पाइल्स आप जानते हैं कि अगर आपका ये शीट पाइल है हमारा और आपका ये ड्रेजिंग लेवल है, ड्रेजिंग लेवल मतलब एक्सकेवेशन लेवल जो हम लोग शैलो वाटर्स में, डीप वाटर्स में, ओशंस में करते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए क्या आपका, ये आपका ड्रेजिंग लेवल है, ड्रेज लेवल है हमारा क्लियर है ना। और आपका यहाँ एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स होता है, यहाँ क्या होता है हमारा, यहाँ एक कॉन्सेंट्रेटेड हॉरिजॉन्टल लोड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड हॉरिजॉन्टल लोड होता है हमारा। क्या होता है हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड हॉरिजॉन्टल लोड होता है हमारा, क्लियर है ना, एट इट्स टॉप, एट इट्स टॉप। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, जब कॉन्सेंट्रेटेड हॉरिजॉन्टल लोड होगा हमारा, तो यहाँ आपका हम बोल सकते हैं कि आपका बैकफिल नहीं होता है, कहाँ हमारा, ड्रेजिंग लेवल के ऊपर। नो बैकफिल अबव द ड्रेज लेवल, नो बैकफिल अबव द ड्रेज लेवल, ड्रेज लेवल के ऊपर बैकफिल हमारा क्या होता है, नहीं होता हमारा। तो इसलिए यहां हमारा आपका जो आपका हम क्या बोलेंगे, फ्री कैंटिलीवर जो होता है पाइल हमारा, दैट्स वाई फ्री कैंटिलीवर पाइल हमारा, जो फ्री कैंटिलीवर पाइल, दैट्स वाई जो फ्री कैंटिलीवर पाइल होता है हमारा, वो क्या करता है, वो आपका रेजिस्टेंस ड्राइव कहां से करता है हमारा, लैटरल प्रेशर रेजिस्टेंस जो ड्राइव करता है हमारा, वो ड्रेज लेवल के नीचे वाला सॉइल से करता है हमारा। तो फ्री कैंटिलीवर पाइल्स derives its stability from entirely from lateral pressure resistance, lateral pressure resistance of the soil, lateral pressure resistance of the soil below the, ध्यान रखिएगा, below the dredge level, below the dredge level into which it is driven, dredge level into which it is driven, into which it is driven, into which it is driven, क्लियर है ना। तो अब हम पहले अब आंसर तो हम देख लिए कि इसका हमारा जो आंसर है हमारा वो क्या है, हमारा कैंटिलीवर शीट पाइल हमारा derives stability from the lateral resistance of soil। अब देखिए इसका ऑप्शन एक सेल्फ वेट भी है, डेड मैन भी और एंकर रॉड भी है। अब ये क्यों नहीं, हम आगे देखते हैं। अब हम आते हैं हम लोग फ्री कैंटिलीवर शीट पाइल में हमारा, और ये हमारा फ्री कैंटिलीवर शीट पाइल था हमारा, और ये आपका कैंटिलीवर शीट पाइल, दो टाइप हमारा, ठीक है ना।
तो दोनों कैंटिलीवर शीट पाइल का ही हमारा टाइप्स है। अब हम देखते हैं कैंटिलीवर शीट पाइल्स। क्या देखते हैं हम लोग? कैंटिलीवर शीट पाइल। अब हम देखते हैं कैंटिलीवर शीट पाइल। तो जो कैंटिलीवर शीट पाइल है हमारा, ध्यान रखिएगा कि आपका जो कैंटिलीवर शीट पाइल है हमारा, जो कैंटिलीवर शीट पाइल है हमारा, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये क्या आपका ग्राउंड लेवल है, और आपका यहाँ ड्रेजिंग हमारा आपका दोनों साइड्स होता है। ड्रेज लेवल के नीचे भी सॉइल रहेगा हमारा, और उसके शीट पाइल के अपोजिट साइड आपका ड्रेज लेवल के ऊपर भी रहता है हमारा। दैट मीन्स यहाँ जो बैकफिल होगा हमारा, बैकफिल जो होता है हमारा, वो आपका दूसरे साइड में हायर लेवल पे होता है। बैकफिल इज एट हायर लेवल, backfill is at higher level, backfill is at higher level at one side, of one side, yeah, in one side, that is opposite to dredging level, opposite to dredge level, opposite to dredge level। क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान से, आपका यहाँ भी जो हमारा बोलेंगे क्या कि derives its, यहाँ भी जो हमारा lateral stability ड्राइव करता है, derives its we can say that derives its stability, derives its stability, derives its stability from lateral resistance, from lateral passive resistance, from lateral passive resistance of the soil below the dredge level into which it is driven, below the dredge level into which it is driven, into which it is driven, into which it is driven। चलिए अब हमारा हमने अब क्या देखा कि हमने देखा यहाँ कि हमारा एक डेड और एंकर रॉड क्या है, ठीक है ना? एंकर रॉड क्या है हमारा? तो एंकर्ड शीट पाइल में जो होता है हमारा, चलो मैं इसको भी देख लेता हूँ, एंकर्ड शीट पाइल्स हमारा, ठीक है ना? एंकर्ड शीट पाइल्स हमारा, अब देखिए हमारा जो एंकर्ड शीट पाइल होता है हमारा क्या होता है हमारा? एंकर्ड शीट पाइल। इसमें क्या होता है हमारा कि लैटरल रेसिस्टेंस जो होता है हमारा, स्टेबिलिटी जो होता है हमारा, वो दो तरह से मिलता है मुझे। एक यहाँ क्या होगा हमारा, एक एंकर रहता है हमारा, क्या रहता है हमारा? एंकर रहता है हमारा, ठीक है ना? एंकर रहेगा हमारा, ठीक है ना? और आपका ये ग्राउंड है। तो आपका इन एंकर्ड शीट पाइल, in anchored sheet pile, what we can say that in anchored steel pile आपका जो the soil derives its stability, or we can say that the pile derives its stability, the pile derives its stability, the pile derives its stability from both, that is lateral pressure resistance या lateral passive resistance, lateral passive resistance से भी हमारा ड्राइव करता है, ठीक है ना? ऑफ द सॉइल, ठीक है ना? और आपका यहाँ क्या होगा हमारा? यहाँ देखो lateral passive resistance हमारा कैंटिलीवर शीट पाइल में हमारा एक ड्रेज लेवल से भी था हमारा बिलो, और एक ड्रेज लेवल के ऊपर से भी था, उस तरफ से भी था। और यहाँ एक क्या रहता है हमारा? आपका एंकर से भी, किससे? एंकर से भी करता है हमारा। तो जो हमारा प्री अर्थ सपोर्ट पाइल से हमारा, प्री अर्थ सपोर्ट पाइल से हमारा, इस प्री अर्थ सपोर्ट पाइल्स में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ आपका जो डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है। अब आपका जब डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट बहुत स्मॉल होगा, तो आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन जो बॉटम टिप पे होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा? वो आपका जो पाइल हमारा बॉटम टिप से रोटेट हो पाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट क्या है? बहुत कम है।
जिस कारण क्या होगा, जब रोटेट होगा तो मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट इज वेरी स्मॉल, या वेरी हटा दो, स्मॉल लिखो, इज स्मॉल। तो पाइल रोटेट्स about its bottom tip, about its bottom tip, about its bottom tip. So there is क्या होगा हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सियर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सियर होगा हमारा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा हमारा। क्या होगा हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा हमारा, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सियर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रोटेट कर गया तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ, क्योंकि आपका रोटेट ही नहीं करेगा। जब रोटेट कर जाएगा तो आपका क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है अपने बॉटम टिप से। क्योंकि अब देखिए यहाँ जैसे आप देखते हैं कि आपका फिक्स्ड एंड रहता है हमारा, तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो आएगा हमारा वो कैसा आएगा, कैसा होता है हमारा, यहाँ रोटेशंस क्या हमारा 0 है। जब रोटेट 0 है तो आपका ये जो इफेक्टिव लेंथ लेते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच का होता है हमारा, तो यही हमारा क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यही हमारा क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसलिए हमारा यहाँ नो होगा। क्या होगा हमारा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा नहीं होगा। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ रोटेशन हम अलाउ कर रहे हैं। अब वही हम बात करते हैं किसका, अब आपका आता है हमारा फिक्स्ड, नामी है फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट पाइप, फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट पाइल्स। अब आपका जो फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट पाइल्स है हमारा, अब देखिए ध्यान से यहाँ आपका जो डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट हमारा लार्ज होगा, डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट जो होगा हमारा यहाँ क्या होगा हमारा, वेरी लार्ज। अब आपका डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट जब लार्ज होगा तो आपका जो बॉटम टिप है हमारा वो क्या होगा, बॉटम टिप हमारा फिक्स्ड होता है। जब बॉटम टिप फिक्स्ड होगा सो देयर विल बी नो रोटेशन एट इट्स बॉटम टिप, देयर विल बी नो रोटेशन एट इट्स बॉटम टिप, at its bottom tip. So there will be inflection point, there will be inflection point, और आपका क्या होगा, कर्वेचर पॉइंट, कर्वेचर पॉइंट बोलेंगे या इन्फ्लेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ड्यू टू change in curvature of pile, due to change in curvature of pile, due to change in curvature of pile, due to change in curvature of pile। आप समझिएगा इस बात का ध्यान से, इस बात का ध्यान से समझिएगा आप। चलिए अब यहां देखिए, तो एंकर रोड हमारा किसमें होगा हमारा, ये एंकर्ड शीट पाइल में होगा हमारा, किसमें होगा, एंकर्ड शीट पाइल में होता है। क्लियर है ना। अब आप आइए फिर से चलिए, अब हम आ रहे हैं कहां, सेकेंड क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ ए शीट पाइल इन ए ब्रेस्ट कट, डिफ्लेक्शन ऑफ ए शीट पाइल इन ए ब्रेस्ट कट। अब समझो सबसे पहले ब्रेस्ट कट होता क्या है। एक्चुअली आप जब एक्सकैवेशन करते हैं, जब आप एक्सकैवेशन करते हैं, जब आप एक्सकैवेशन करिएगा तो क्या होगा हमारा, एक्सकैवेशन करने में आपको लैटरल सपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सकैवेशन करने में आपको लैटरल सपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और लैटरल सपोर्ट्स अगर आप जरूरत क्यों पड़ेगी, अगर आपका लैटरल सपोर्ट्स नहीं दीजिएगा तो केव इन हो जाएगा हमारा मिट्टी का, दैट मीन्स सबसिडेंस हो जाएगा हमारा, जिससे क्या होगा हमारा, कोलैप्स होगा हमारा। साथ साथ हमारा क्या होगा, ग्राउंड सबसिडेंस हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा, ग्राउंड सबसिडेंस हमारा हो जाएगा अगर लैटरल सपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं तो, या लैटरल मूवमेंट्स हो जाएगा।
तो हमारा आप क्या बोलेंगे कि एक तरह से आप लैटरल सपोर्ट्स हम देने का मेन कारण है कि इट विल प्रिवेंट द केविंग ऑफ द अर्थ, ग्राउंड सबसिडेंस एंड लैटरल मूवमेंट्स ऑफ द सॉइल। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपका यही चीज अगर शैलो एक्सकैवेशंस है, क्या हमारा शैलो एक्सकैवेशंस है, तो शैलो एक्सकैवेशंस में आपके पास स्पेस अगर एम्पल है, बहुत स्पेस है हमारा, तो आप यहां सेफ स्लोप प्रोवाइड करके आप स्टेबिलिटी दे सकते हैं, सेफ स्लोप प्रोवाइड करके आप स्टेबिलिटी दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरा डीप फाउंडेशन है या डीप एक्सकैवेशन है, क्या हमारा डीप एक्सकैवेशन है हमारा, एक मिनट, हाँ, क्या हमारा अरे क्या हमारा डीप एक्सकैवेशन है, अगर यही हमारा डीप एक्सकैवेशन है तो आपका और स्पेस भी रिस्ट्रिक्टेड है या लिमिटेड है। जब आपका स्पेस रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड होगा हमारा, या एक तरह से हम लोग बोलेंगे बिल्ट अप एरिया में मुझे एक्सकैवेशन करना है, तो साइड स्लोप देना, अगर साइड स्लोप दीजिएगा तो अनइकोनॉमिकल होता है। क्या होता है हमारा, साइड स्लोप देना अनइकोनॉमिकल होता है हमारा। तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि आप लैटरली सपोर्ट देते हैं एक्सकैवेशंस को, ब्रेस्ट, जब हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट कट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट कट्स, क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट कट्स बोलेंगे। तो मैं लिख देता हूं, वी प्रोवाइड ब्रेस्ट कट्स, वी प्रोवाइड ब्रेस्ट कट्स in deep excavations or build up areas excavations, जिसमें बिल्डअप एरिया, ठीक है ना, टू प्रोवाइड लैटरल सपोर्ट्स। अब आपका कैसा होता है, देखिए ध्यान से, आपका ये हमारा एक्सकैवेशंस है और हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पे गेट में एक बार क्वेश्चंस भी पूछा है सॉइल मैकेनिक्स पे। ये आपका क्या है, हमारा ब्रेसिंग है, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका, अब देखिए हमारा, ये हमारा क्या है, ब्रेस्ट कट है। तो आपका एक्सकैवेशंस के वर्टिकल साइड्स को सीथिंग और ब्रेसिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, वी प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम एज सीथिंग and bracing system seating and bracing system on the vertical sides of excavation, और जो सीथिंग होता है हमारा, ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है हमारा, फ्लेक्सिबल होता है हमारा। अब ध्यान रखिएगा इस बात का, जो लैटरल थ्रस्ट होता है हमारा, लैटरल थ्रस्ट जो होता है सीथिंग्स पे हमारा, वो कैसे रेसिस्ट करता है, जो हम लोग ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स दे रहे हैं हमारा, ये कंप्रेसिव फोर्स कैरी कर रहा है, स्ट्रट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसको बोलते हैं ब्रेसिंग सिस्टम। द लैटरल थ्रस्ट ऑन द सीथिंग्स
is resisted by horizontal members, is resisted by horizontal members in compression or struts, known as bracing system, क्लियर है ना। अब जैसे जैसे एक्सकेवेशंस होगा वैसे वैसे हम ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्या देखिएगा कि इसका जो हमारा डिफॉर्मेशंस होता है हमारा, वो आपका कैसा होगा, ऊपर आपका क्या होगा हमारा, कम होगा, क्या होगा हमारा ऊपर, क्या होगा हमारा कम होगा, और आपका नीचे ज्यादा होगा। तो ये क्या हमारा डिफॉर्मेशन कंडीशन है, डिफॉर्मेशन कंडीशन है। और आपका यही अगर हम देखेंगे तो आपका जो प्रेशर होगा हमारा, एक्चुअल प्रेशर हमारा, वो ऐसे होता है हमारा, ठीक है ना, वो ऐसे होता है हमारा। ये आपका, तो मैं इसको पहले मैं हटा देता हूँ, पहले मैं ठीक है ना। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका है, आपका ये है हमारा एक तरह से इन्वेलप, ठीक है ना, और आपका ये जो है हमारा, ये एक्चुअल प्रेशर है, क्या हमारा एक्चुअल प्रेशर हमारा, वो इन्वेलप है हमारा, और ये क्या हमारा एक्चुअल प्रेशर है। क्लियर है ना। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ ए शीट पाइल हमारा इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम। हमने फिगर बनाया, क्या इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग ए सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए क्ले लेयर इज प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले समझिएगा, जो हमारा क्ले लेयर हमने पार्ट 1 में भी बताया था कि जो क्ले लेयर का आइसोक्रोन्स होता है हमारा एट डिफरेंट टाइम्स, वो ऐसा होता है हमारा T इज इक्वल टू T1 पे, और ये हमारा T इज इक्वल टू T0 पे, ये हमारा एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है हमारा, और आपका T इज इक्वल टू TF बोलिए या इन्फिनिटी बोलिए टेंड्स टू, ठीक है ना। और आपका एक तरह से ये हमारा डिसिपेटेड एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है, और ये वाला क्या है, रिमेनिंग है हमारा। ग्रीन शेडेड क्या है, डिसिपेटेड है हमारा, ठीक है ना। और ये क्या हमारा, रिमेनिंग है हमारा, क्या हमारा, रिमेनिंग है हमारा। तो आपका एक्चुअली हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, मैं क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं जो आप मैथमेटिकली आया, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं पार्शियल फॉर्मूला उठाया हूं, जिसमें U हम बोलते हैं कि हमारा ये क्या है, एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, एवरेज डिग्री ऑफ क्या हमारा, एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। और U इज इक्वल टू 1 माइनस 2D UI, 0 से हम लोग n लेते हैं, और आपका n इज इक्वल टू 0 से हम लोग, एक मिनट, n इज इक्वल टू 0 से हम लोग n लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, 0 से ये 0 से 2D होगा, n लेंगे, ठीक है ना। और आपका 2UI अपॉन m साइन mz अपॉन d, ये डिराइव आता है हमारा मैथमेटिकली, मैं इसको नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे हमारा फंक्शन पे बेस्ड है हमारा। क्लियर है ना। अब आपका ये जो इक्वेशन है हमारा, ये क्या हमारा, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन हमारा जो m है हमारा, वो पाई बाई 2 2n प्लस 1 है हमारा,
और u इज इक्वल टू 1 माइनस n इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी कीजिए, n इज इक्वल टू क्या हमारा इन्फिनिटी है 2 अपॉन एम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम स्क्वायर टीवी। हम क्या देख रहे हैं कि u जो हमारा एक तरह से फंक्शन ऑफ क्या है हमारा टीवी है। तो एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हम क्या बोलेंगे कि एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है हमारा वो एक नॉन डायमेंशनल फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नॉन डायमेंशनल फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन नॉन डायमेंशनल फैक्टर, नॉन डायमेंशनल फैक्टर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे टीवी बोलेंगे। और आपका टीवी इज इक्वल टू सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर, टी अपॉन डी स्क्वायर। अब आपका जो हमने लिखा है टीवी इज इक्वल टू सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर, तो आपका यहाँ जो सीवी होता है हमारा वो एक तरह से क्या है हमारा, वो रिप्रेजेंट्स करता है कंबाइंड इफेक्ट को, क्या डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से हमारा, सो एक तरह से रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इफेक्ट, रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इफेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। मैंने पार्ट 1 में भी बताया है इस पे, मैंने पार्ट 1 में भी बताया है इस पे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। CV इज इक्वल टू 1, CV इज इक्वल टू K अपॉन MV गामा W होता है, जो मैंने बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज ये क्या हमारा डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बोलेंगे CV को। किसको बोलेंगे CV को हम लोग, CV को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बोलेंगे हम लोग का। तो हम क्या देख रहे हैं कि T इज इक्वल टू टीवी इंटू डी स्क्वायर अपॉन सीवी, सो T इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अपॉन सीवी, डी स्क्वायर अपॉन सीवी, इसलिए इसका डी स्क्वायर अपॉन सी मतलब आंसर क्या आ गया हमारा बी आ गया। क्या आंसर आ गया हमारा बी आ गया। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं जो आप नोट करेंगे कॉपी में, क्लियर है ना, नोट्स करेंगे कॉपी में, ये आपका इंपॉर्टेंट है नोट, ध्यान रखिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा। जो जैसे जैसे कंसोलिडेशन हमारा आगे बढ़ेगा, प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है कंसोलिडेशन, जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के होता है हमारा, जैसे जैसे आपका जैसे जैसे कंसोलिडेशन हमारा बढ़ता है तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी घटता है, और आपका एक तरह से हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज हमारा वो भी क्या होता है हमारा घटता है। लेकिन जो रेशियो होता है K अपॉन MV हमारा वो ऑलमोस्ट क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है इस ओवर ए कंसिडरेबल रेंज ऑफ प्रेशर, ओवर ए कंसिडरेबल रेंज ऑफ प्रेशर, इसलिए बोलते हैं CV ऑलमोस्ट क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, CV जैसे जैसे बढ़ता है K वैसे वैसे घटता है, MV भी घटता है हमारा, ठीक है ना, तो लेकिन K अपॉन MV क्या रहता है हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए CV क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। So let's write as the consolidation progresses, as the consolidation progresses, as the consolidation progresses, both the coefficient of permeability, both the coefficient of permeability जो both the coefficient of परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी का कोफिशिएंट होता है हमारा वो दोनों क्या होता है हमारा, दोनों क्या होता है हमारा। तो आइए हम लोग नोट लिखते हैं। नोट क्या बोलता है देखिए, ये बोलता है एज द कंसोलिडेशन progresses both the coefficient of permeability K
एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। परमेबिलिटी क्यों घट रहा है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे होगा हमारा सॉइल हमारा क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगर सॉइल हमारा डेंसर कॉन्फ़िगरेशंस में जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज डिक्रीजेज, वॉल्यूम चेंज decreases, but both the ratio but both the ratio k upon mv remains k upon mv remains both the ratio k upon mv remains क्या बोलेंगे, almost constant, remains almost constant over a considerable range of pressure, over a considerable range of pressure, range of pressure, है ना? That's why CV almost remains constant, almost remains constant. That's why CV almost remains constant. आपका जो H है हमारा जो हम वहां फॉर्मूला में अगर TV अपॉन CV T अपॉन H स्क्वायर ले रहे हो D के जगह पे, तो H जो हमारा इसको बोलते हैं ड्रेनेज पाथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ड्रेनेज पाथ बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है? ये रिप्रेजेंट्स करता है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस किसी वाटर को ट्रैवल करना है ड्रेनेज फेस को रीच करने के लिए, ड्रेनेज फेस को रीच करने के लिए। So we can say that drainage path represents the maximum distance, represents the maximum distance that the water has to travel before reaching the free drainage field, before reaching the free drainage boundary, before reaching the free drainage boundary, before reaching the free drainage boundary, before reaching the free drainage boundary। क्लियर है ना? और आपका जो H होता है हमारा वो D/2 होता है, जिसको बोलते हैं ओपन लेयर या डबल ड्रेनेज फेस, या डबल ड्रेनेज फेस, ओपन लेयर या डबल ड्रेनेज फेस बोलते हैं हम लोग। साथ साथ H इज इक्वल टू D होता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग हाफ क्लोज्ड लेयर, या हम लोग बोलते हैं सिंगल ड्रेनेज फेस। क्या बोलते हैं? सिंगल ड्रेनेज फेस। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल ड्रेनेज फेस बोलते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा सिंगल ड्रेनेज फेस है हमारा, क्या हमारा सिंगल ड्रेनेज फेस। ध्यान रखिएगा इस बात का कि नोट में इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं कि आपका जो टीवी और यू दोनों आपका के पे डिपेंड कर रहा है, एमवी पे डिपेंड कर रहा है, डी पे कर रहा है और टी पे कर रहा है। डी जो है हमारा ये क्या एक तरह से हमारा थिकनेस है, डी क्या है? थिकनेस है हमारा सॉइल स्पेसिमेन का, थिकनेस ऑफ, इसको यहां नहीं लिखते हैं, डी हमारा थिकनेस ऑफ सॉइल स्पेसिमेन है, थिकनेस ऑफ सॉइल स्पेसिमेन है हमारा, ठीक है ना? अब आपका जो आप ध्यान रखिएगा जो टीवी और यू हमारा डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है हमारा के पे, एमवी पे और आपका डी पे करता है और टी पे करता है, ठीक है ना? के, एमवी, डी और टी के अलावा हमारा करता है, हमारा इंपॉर्टेंट है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे करता है हमारा? इंपॉर्टेंट है हमारा एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ठीक है ना? किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है अक्रॉस द थिकनेस, अक्रॉस द थिकनेस, अक्रॉस द थिकनेस। अब कैसे करता है इसको भी मैं तो डिटेल्स में आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई भी एग्जामिनेशन में क्या आएगा, काम देगा। मान लीजिए कि आपका ये जो है हमारा डबल ड्रेनेज फेस है, क्या हमारा डबल ड्रेनेज फेस है हमारा, ठीक है ना? अब आपका ये जो है हमारा, ये जो है आपका सिंगल ड्रेनेज फेस है हमारा,
ठीक है ना, क्या हमारा सिंगल ड्रेनेज फेस है। यहाँ ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा, ये देखिए यहाँ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया हमारा, ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर और लिनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, linear distribution of pressure in case of open layers, in case of open layer, in case of open layer, क्लियर है ना। अब हो सकता है कि जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा हाफ क्लोज लेयर, हाफ क्लोज लेयर, जैसे जो ये हमारा क्या है, हमारा ये हाफ क्लोज लेयर है, क्या है हमारा, हाफ क्लोज लेयर है हमारा। और आपका ये क्या है, ये जो हमने लिखा है हमारा, ये क्या हमने लिखा है, ओपन लेयर, ओपन लेयर। तो हाफ क्लोज लेयर में मैक्सिमम प्रेशर कहाँ हो, ड्रेनेज फेस पे हो, यहाँ हमने जीरो लिखा, हो सकता है मैक्सिमम प्रेशर कहाँ हो हमारा, ड्रेनेज फेस पे हो। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ हो हमारा, हो सकता है मैक्सिमम प्रेशर कहाँ हो, ड्रेनेज फेस पे हो। तो हम देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, हम देख रहे हैं हमारा कि एक तरह से हमारा ये जो है हमारा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर, एक तरह से हमारा क्या एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर, uniform pressure distribution, uniform pressure distribution, this is applicable for uniform pressure distribution layer and half closed layer, half closed layer, ठीक है ना। also applicable for triangular linear distribution of pressure in case of open layers, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, यही चीज अगर हम क्या कर रहे हैं, अब आपका यहाँ जो हम देख रहे हैं कि आपका यहाँ आपका ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऐसा हो रहा है कि ड्रेनेज फेस पे मैक्सिमम है, ड्रेनेज फेस पे कैसा है हमारा, ड्रेनेज फेस पे हमारा मैक्सिमम है, ड्रेनेज फेस पे क्या हमारा मैक्सिमम है। triangular distribution of pressure for half closed layer with maximum pressure near the drainage face, near the drainage face, नियर द ड्रेनेज फेस। वही अगर हम देखेंगे, चलिए मैं यहां बना देता हूं, जगह है नहीं, वही हम क्या देख रहे हैं कि अब इसके अपोजिट आ रहा है हमारा, जरूरी नहीं है हमारा ड्रेनेज फेस पे मैक्सिमम हो। अब ये कैसे होता है, ये अब कंसोलिडेशंस अगर हम पढ़ाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं वहां बताता, मैं आपको यहाँ बेसिक बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कंसोलिडेशंस जब पढ़िएगा तब आप समझिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारा, वहां मैं आपको हर एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि पोर वाटर प्रेशर्स का वैल्यू लेके बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी बस आप बेसिक जानिए, अभी बस आप बेसिक जानिए, ठीक है ना। यहाँ क्या है हमारा ट्रायंगुलर, यहाँ क्या है हमारा ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, triangular distribution of pressure, triangular distribution of pressure for half closed layer with zero pressure। जीरो प्रेशर कहाँ होगा हमारा, ड्रेनेज फेस के पास होगा, नियर द ड्रेनेज फेस, नियर द ड्रेनेज फेस, नियर द ड्रेनेज फेस, क्लियर है ना। चलिए ये हमारा क्या था, ये हमारा बेसिक क्वेश्चंस था हमारा, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, ये बोलता है हमारा अब क्या कि स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है, दे आर परफॉर्म्ड ऑन ए सॉइल एट ए सर्टेन डेप्थ। वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट जो दिया हुआ है हमारा वो 8 MPa है और ये एन वैल्यू स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू 20 है। बोला है सॉइल हमारा जिस डेप्थ पे ये वैल्यू दे रहा है वो वहां सॉइल कैसा है हमारा,
इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट क्या बोलता है, उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, उसके बेसिस पे आंसर देंगे। एक्चुअली आपका जो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट जो है हमारा, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट जो है हमारा, ये एक तरह से हमारा साउंडिंग्स मेथड है, ठीक है ना। साउंडिंग्स मेथड हमारा दो तरह का होता है, कोन टेस्ट और आपका सेकंड क्या होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अब एक्चुअली कोन टेस्ट जो होता है हमारा, वो कोन टेस्ट हमारा डच गवर्नमेंट ने दिया। किसने दिया? डच गवर्नमेंट ने दिया। उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स डेल्फ्ट लैब में इसका क्या किया गया, इन्वेंट किया गया, ठीक है ना। सॉइल मैकेनिक्स डेल्फ्ट लैब में क्या किया, इसको इन्वेंट किया गया। और आपका यही कारण है वी से इट्स, दैट्स व्हाई वी से इट डच पेनिट्रेशन टेस्ट, दैट्स व्हाई वी से इट डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, दैट्स व्हाई वी से इट डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब समझिएगा, जो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है हमारा, वो दो तरह का होता है, ठीक है ना। या हम लोग बोलेंगे जो कोन टेस्ट होता है हमारा, ये दो तरह का होता है। एक होता है हमारा स्टैटिक मेथड, एक क्या होता है हमारा, स्टैटिक मेथड होता है हमारा, और सेकंड होता है हमारा डायनामिक मेथड। एक सेकंड क्या होता है हमारा, डायनामिक मेथड होता है हमारा। अब आपका जो स्टैटिक मेथड होता है हमारा, स्टैटिक कोन टेस्ट होता है हमारा, ये बेसिकली किस आईएस कोड में इनकॉर्पोरेटेड है, आईएस कोड 4968 पार्ट थर्ड हमारा, और 1976 में ये इनकॉर्पोरेटेड है। एक्चुअली जो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है हमारा, ये बेसिकली हमारा जिस आईएस कोड में, जो देखो मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछता है हमारा, ठीक है ना। और आपका ये पूछता है कि आईएस कोड 4968 1976 के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो उसका बुक का नाम है मेथड फॉर सबसरफेस साउंडिंग फॉर सॉइल्स, पार्ट थर्ड, सॉइल स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है ना। अब देखिए हम कैसे करते हैं। ये हमारा एक क्या रहता है, कोन रहता है, प्लम बॉब की तरह देखने में लगता है। और आपका ये क्या होगा हमारा, एक यहाँ स्लिप्स लगा रहता है हमारा, ठीक है ना। क्या हमारा, ओहो, क्या लगा रहता है हमारा, स्लिप लगा रहता है। अब आपका ये जो हमारा डाया होता है हमारा कोन का, वो होता है 35.7 mm, ठीक है ना। और आपका जो ये होता है हमारा 16 mm डाया होता है हमारा, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ जो एपेक्स एंगल यूज करते हैं हमारा, जो ये वैसे यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एपेक्स एंगल 60 डिग्री होता है हमारा। ओवरऑल डाया जो होता है हमारा, ये ओवरऑल डाया हमारा 35.7 mm होगा हमारा, जिसके कारण एरिया जो हो जाएगा हमारा, वो एरिया होता है हमारा कोन का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग हर समय ऑलवेज पुश द, आपको क्या करना है, कोन को पुश करना है स्टेडी रेट से। किससे पुश करना है हमारा, स्टेडी स्टेट से पुश करना है। ऑलवेज पुश विथ ए स्टेडी रेट, ठीक है ना। जो हमारा क्या होगा 10 पॉइंट नहीं, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है 10 mm पर सेकेंड से होगा हमारा।
नेक्स्ट आपका आपका कोन को जो हम लोग पुश करते हैं, दैट हैज टू बी पुश्ड थ्रू ए डेप्थ ऑफ 35 mm इस टाइम. Cone is pushed through a depth of through a depth of through a depth of 35 mm इस टाइम. और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है कि आपको कोन को पुश करना है, ड्राइव नहीं करना है. इंपॉर्टेंट, कोन को क्या करना है, आपको पुश करना है, ड्राइव नहीं करना है. The cone has to the thrust to be provided on the cone. The thrust to be provided on the cone has to be done by pushing, not by driving. क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉट बाय ड्राइविंग. अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, कोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और कोन रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम कोन को बाहर निकाल लेते हैं. कोन रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम कोन क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब कोन इज कैरिड, the cone is एक तरह से हम बोलेंगे cone is carried away once we get the carried away from the pole, once we get the cone resistance value. अब क्या करिएगा, जब कोन रेजिस्टेंस वैल्यू मिल गया तो आप क्या करेंगे, आपकी स्लीव को पुश करेंगे. क्या करेंगे, स्लीव को पुश करेंगे. जब आप स्लीव को पुश कीजिएगा, किस पे पुश कीजिएगा, कोन पे पुश कीजिएगा, तो स्लीव को कोन पे पुश करने के बाद आप दोनों को साथ क्या कीजिएगा, दोनों को साथ आप ड्राइव कीजिएगा. आप साथ ड्राइव कीजिएगा सॉइल में. और जब साथ ड्राइव कीजिएगा सॉइल में, तो उससे आप क्या निकल जाएगा, आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल जाएगा. क्या निकल जाएगा, आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल जाएगा. अब मुझे कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल गया. क्या मुझे निकल गया, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल गया. और पहला हमारा क्या निकल गया, कोन रेजिस्टेंस निकल गया. तो आपको पता है कि जो कोन रेजिस्टेंस होता है हमारा, कोन या कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगा हमारा, जो आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा हमारा, कंबाइंड रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ स्लीव एलोन. रेजिस्टेंस ऑफ स्लीव एलोन होगा हमारा, और साथ साथ कोन रेजिस्टेंस होगा, तो आपका जो रेजिस्टेंस ऑफ स्लीव एलोन होगा हमारा, जो हमने निकाला आपका ऊपर, रेजिस्टेंस ऑफ स्लीव एलोन जो हमारा आया, स्लीव एलोन, रेजिस्टेंस ऑफ स्लीव एलोन जो हमारे पास आया, वो हम कैसे निकाल लिए, कंबाइंड रेजिस्टेंस माइनस कोन रेजिस्टेंस. अब जैसे ही आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो हम इसको कन्वेंशनल मेथड्स जो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल पे करते हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं. इवन कोन टेस्ट रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से भी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग if the cone penetration test are related to the SPT नंबर, हम SPT नंबर से कोन पेनिट्रेशन टेस्ट को रिलेट करेंगे n, तो हमें क्या होगा, इनडायरेक्ट रिलेशंस मिलेगा. क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट रिलेशंस मिलेगा. क्या मिलेगा मुझे, इनडायरेक्ट रिलेशंस मिलेगा. इनडायरेक्ट रिलेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड. क्या मिलेगा मुझे इनडायरेक्ट रिलेशंस मिलेगा. ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट रिलेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड between the point resistance of the
कोन, QC एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन N। और ये डाटा आपको याद करना होगा, ये डाटा क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये इंपॉर्टेंट है और इसका सोल्यूशन आपको जल्दी मिलता नहीं है। तो ग्रेवल्स हम दे रहे हैं, ग्रेवल्स अगर क्या होगा जब QC हमारा 800 न्यूटन टू 800 N टू 1000 N होगा। सेकेंड हमारा सैंड क्या होगा, हमारा QC हमारा 500 N टू 600 N होगा हमारा। थर्ड क्या बोलता है, सिल्टी सैंड या सैंडी सिल्ट, ठीक है ना, ये हमारा क्या बोलता है, QC हमारा 300 N टू 400 N। और फोर्थ आपका बोलता है सिल्ट्स, फोर्थ बोलता है सिल्ट्स एंड क्ले सिल्ट्स। ये आपका बोलता है QC जो होगा हमारा 200 N होगा, और जो QC होता है हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। अब देखो ध्यान से, इस सब क्वेश्चंस को कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। अब यहाँ क्या बोल रहा है हमारा कि आपका यहाँ बोल रहा है हमारा दोस्त कि आपका जो QC है वो 8 MPa है। 8 MPa को हम लोग 8000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि M में 10⁶ आ जाएगा तो 10⁻³ के लिए किलो न्यूटन। अब मुझे देखो, अगर मैं 20 को अगर मैं सैंडी सिल्ट के लिए चेक कर रहा हूं तो 20, अब आप देखो, अब आपका रेंज देखो 300 N टू 400 N। यहां आपका क्या आ जाएगा, 300 मतलब 6000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज पर द रूल। और यहाँ आपका क्या आ गया, 4 टू 8, 8000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि 8000 हमारा 600 और 8000 में क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है हमारा, लाई कर रहा है। क्या हो रहा है हमारा, लाई कर रहा है हमारा। क्लियर है ना। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सैंडी सिल्ट। क्ले सिल्ट मिक्सचर में क्या हमारा कितना हो रहा है हमारा, तो हमारा 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो रहा है। वही अगर हम सैंड एंड ग्रेवल मिक्सचर दे रहे हैं हम, तो आपका क्या हो रहा है हमारा 5 ऊपर जाएगा, रेंज में लाई नहीं करेगा। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन करते हैं। ये आपको क्या होगा, ये आपको याद करना होगा, ये क्या करना होगा आपको, ये वाली वैल्यू क्या करनी होगी, आपको याद करनी होगी। ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक बात और, एक्चुअली इसका हम लोग क्या करते हैं, कोन के जगह पे, अब कोन के जगह पे रेजिस्टेंस ऑफ स्लीव एलोन के जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आप रिफाइंड डच कोन यूज कर रहे हैं, रिफाइंड डच कोन यूज कर रहे हैं। इसका क्या खासियत है रिफाइंड डच कोन का, इसका खासियत ये है कि यहाँ इसके पास फ्रिक्शन स्लीव होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन स्लीव होता है हमारा, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, फ्रिक्शन स्लीव होता है above the cone point, above the cone point, friction sleeve होता है above the cone points. So we can say that it is used for obtaining the point resistance. It is used for obtaining the point resistance. It is used for obtaining the point resistance of the cone and the frictional resistance of the soil above the cone point, frictional resistance of the soil above the cone point, मतलब ऊपर भी देगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के वैल्यू के बारे में और नीचे कोन पॉइंट का भी देगा, of the soil above the cone point, above the cone point। क्लियर है ना। चलिए, अब आपका आ रहा है हमारा ड्राई क्लियर ड्राई सैंड है हमारा। डायरेक्ट शियर टेस्ट में कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस फेल्योर पे दिया हुआ एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस बोल रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट, थोड़ा सा एक दो लाइन समझेंगे बस, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट के डिटेल्स में। डायरेक्ट शियर टेस्ट जो होता है हमारा, ये कहाँ हम लोग करते हैं, ये आपका जनरली जो होता है हमारा, इट इज जनरली कंडक्टेड ऑन कोइजनलेस सॉइल, और ये हम लोग करते हैं CD टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट के तौर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ थिकनेस क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। जो थिकनेस होता है हमारा किसका, आपका स्पेसिमेन का, वो बहुत स्मॉल होता है, जिस कारण क्या होता है, वाटर ड्रेन कर जाता है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ड्रेन कर जाता है, और आपका ये जो डिसिपेट हो जाता है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर तुरंत। और यही कारण है कि वी कैन से दैट जनरली
conducted on cohesionless soil, generally conducted on cohesionless soil. Clear है ना? Or we can say that it is ideally suited for conducting drain test on cohesionless soil. क्यों? बिकॉज क्यों ऐसा होता है हमारा? इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने बताया अभी कि थिकनेस जो होता है हमारा सैंपल का बहुत कम होता है। जब थिकनेस आपका सैंपल का क्या होगा, बहुत कम होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होगा हमारा वो डिसिपेट कर जाएगा। क्या होगा हमारा? डिसिपेट कर जाएगा। देयर विल बी क्विक ड्रेनेज, क्लियर है ना? एंड hence pore water pressure dissipates very rapidly. क्लियर है? साथ साथ जो डायरेक्ट शीयर टेस्ट होता है हमारा, इनडायरेक्ट शीयर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शीयर बॉक्स को स्प्लिट करते हैं किसमें? दो हाफ्स में। क्या करते हैं हम लोग? शीयर बॉक्स को we split shear box into two halves. दो हाफ्स में क्या करते हैं हम लोग? शीयर बॉक्स को क्या करते हैं हम लोग? स्प्लिट करते हैं। और किसके अलोंग स्प्लिट करेंगे? along a horizontal plane at its middle. क्यों ऐसा होता है हमारा? इसलिए होता है हमारा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन एट इट्स मिडिल क्यों होता है? क्योंकि हम प्रीडिटरमाइंड मान लेते हैं, हो सकता है फेल्योर प्लेन ना हो, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ कि आपका consolidated drained and the consolidated undrained टेस्ट जो होता है हमारा, वो आपका क्या होता है हमारा? टेक्स रिलेटिवली स्मॉल पीरियड हमारा। क्लियर है ना? तो आप क्या देखते हैं यहाँ, जब आपका क्लियर ड्राई सैंड है हमारा, तो क्लियर ड्राई सैंड में सी क्या होगा हमारा? 0। और जब आपका ड्राई सैंड है तो एक्सेस, और आपका यहाँ ड्रेन कंडीशन है तो टोटल स्ट्रेस एनालिसिस कीजिएगा। तो ड्रेन कंडीशन है तो इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस कीजिएगा हमारा। तो सिग्मा एन क्या होगा हमारा? tan phi हो जाएगा। डैश ड्राई है तो एक्सेस वाटर प्रेशर क्या होगा? पूरा डिसिपेट कर गया, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस हमारा जो वैल्यू दिया वही हो जाएगा। तो आपका ये कितना दिया है वैल्यू? ये आपका दिया है 120, दोनों दिया है 120 इंटू tan phi। आपका phi कितना आ गया? phi हमारा 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया phi हमारा? phi हमारा 45 डिग्री आ गया। क्लियर है ना? phi हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि आज हमने क्या देखा कि इस तरह हमने देखा कि हम आज क्वेश्चंस किए हैं, और इस क्वेश्चंस के साथ हमने क्या किया? कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किया कि एक्चुअली होता क्या है शीट पाइल, ब्रेस्ट कट क्या होता है हमारा, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, उसके बीच किसके मैंने वैल्यू दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और share this channel as much as you can so that we can reach each and every parents, उनके ड्रीम को फुलफिल करने में विजडम का अहम योगदान रहे। और कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क द डाउट्स ऑन द डाउट डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल, दैट इज विजडम डाउट्स, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा होगा इस चैनल का टेलीग्राम लिंक। तो काइंडली subscribe it and share it as much as you can. Stay safe, stay happy. Thank you.